जिला पंचकुला ने सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए जन्म के समय लिंगानुपात 971 दर्ज किया है, जो कि हरियाणा में सर्वाधिक है। यह जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6 पंचकुला में अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी। पंचकुला से विशाल मोहता की रिपोर्ट। हार्दिक शुभकामनाएं। स्वास्थ्य विभाग पंचकुला की ओर से आपका स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक स्पेशल अचीवमेंट जो पंचकुला ने की है पिछले पूरे साल की मेहनत से स्वास्थ्य विभाग ने, उसके लिए बुलाई है। इसमें जो हमारा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था सरकार का और इवन स्वास्थ्य विभाग का और पूरे सिस्टम का कि सेक्स रेशियो एट बर्थ हरियाणा की काफ़ी लो चल रही थी और उस पर सरकार की तरफ से हर तरह के प्रयास हो रहे थे। हमारे हेल्थ मिनिस्टर मैम, ACS, DG सभी लोग इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही थी। वीकली वो भी होती थी इसकी मॉनिटरिंग ACS लेवल पे। तो उसमें पंचकुला ने जो पिछले साल ये 31 दिसंबर 1 जनवरी से 31 दिसंबर का काउंट होता है और पिछले साल का जो सेक्स रेशियो था वो पंचकुला का 915 था। और जबकि इस साल मेरी टीम ने बहुत मेहनत की, हेल्थ की टीम ने, सभी ने, डॉक्टर अरुणदीप के सपोर्ट से काफ़ी अच्छा काम हुआ, हमने किया। और अभी पंचकुला का सेक्स रेशियो एट बर्थ 971 है, जो कि हिस्ट्री में पहली बार इतना हाई है और स्टेट में हाईएस्ट है। और काफ़ी जंप हमारा उसमें सेक्स रेशियो में हुआ है। एंड 971 इज़ रियली कमेंडेबल फिगर। और मेरा आगे भी प्रयास ये रहेगा कि हम 971 को मेंटेन करें, सस्टेन कर पाएँ। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो मीडिया के माध्यम से मैंने बीच बीच में कॉन्फ्रेंस की और आपने पब्लिक को मैसेज दिया और पब्लिक को जागृत किया। मेरी हेल्थ टीम एक बहुत मेजर रोल उसमें हेल्थ टीम का रहा है। अन्य विभागों का भी रोल रहा है, WCT, फूड एंड ड्रग्स और पुलिस विभाग, तो सभी ने मिलजुल के काम किया। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें कई नए कदम उठाए जिसकी वजह से इसमें चेंजेस आए। उसमें सबसे मेजर जो मेरा स्टेप था वो अर्ली एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन का था। पहले क्या था ना, जिन लोगों को कोई गलत करतूत करनी होती थी, दिमाग में कुछ ऐसा रहता था कि बच्ची को किसी भी तरह से वो नहीं पैदा होने देंगे, वो स्किप कर देते थे, वो प्रेगनेंसी को रजिस्टर नहीं कराते थे। तो उसके लिए हमारी पंचकुला की टीम ने, हमने उसको अर्ली एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल फॉर्मेट बना के सबके लिए, जो अल्ट्रासाउंड है, जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल को देखेगा वो पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराएगा और हमारे तक वो इन्फॉर्मेशन देगा, तब वो प्रेग्नेंट फीमेल का ट्रीटमेंट शुरू करेगा। तो ये कंपलसरी कर दिया था। इसके लिए मैंने IMA के साथ और सारे गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट को बुला के भी डिटेल में मीटिंग की थी। उन्होंने भी कोऑपरेट किया। शुरू में उन्होंने थोड़ा आनाकानी की, लेकिन उन्होंने फुल बाद में उसको फॉलो किया, क्योंकि मैंने उनको स्ट्रिक्टली हिदायतें भी दे दी थी कि इसमें हम किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हाँ बताएं मैम, जिस तरह से आप बात करें 971, कहीं ना कहीं डॉग इस तरह के लैब्स भी पकड़े गए होंगे जो बर्थ से पहले ही बता देते थे कि देखिए वही होता है ना, उसी के लिए मैं कह रही हूँ। जो ये गूगल फॉर्म बनाया था उसमें क्या है, अगर आप पहले 3 महीने में ये ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है मेडिकल साइंस के द्वारा कि वो लड़का है या लड़की है। ये हमेशा 12 हफ्ते हम एक कटलाइन मानते हैं, 12 हफ्ते के बाद ही पता लगता है। तो 12 हफ्ते तक किसी को अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, वो बच्चा नहीं चाहता, किसी वजह से कंसेप्शन हो गया, तो 3 महीने में वो टर्मिनेट करा सकता है। 3 महीने के बाद चौथे महीने में ऐसा क्या हो जाता है अचानक कि अब प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी है, तो वो कहीं ना कहीं सस्पिशियस हो जाता है। तो उसको जब हमने ये स्ट्रिक्टली लागू किया कि पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी को रजिस्टर कराना ज़रूरी है, और अगर 3 महीने तक रजिस्टर नहीं हुई तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन सिर्फ CMO की परमिशन से होगा। तो लोगों को इवन सरकारी अस्पतालों में, सरकारी क्लिनिक में, गाँव में, प्राइवेट में, सबको ये पता लग गया था कि अब हम इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि एंड में डिलीवरी तो अस्पताल में होनी है ना, तो रजिस्ट्रेशन तो कराना ज़रूरी है। तो इससे हमारा जो अर्ली एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन था
उसमें अराउंड 37% का इजाफा हुआ, जो एक बहुत मेजर इजाफा है पंचकूला में। और उससे हम सारी प्रेगनेंसी को ट्रैक कर पा रहे थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये किया कि 12 हफ्ते से ज़्यादा की जो MTP हो रहे थे, जो एबॉर्शन हो रहे थे, उनको हमने इंडिविजुअल ट्रैक किया, खास तौर पे उनके जिनके पहले एक लड़की है या एक से ज़्यादा लड़की है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि उन्हीं को ज़्यादा वो है, जिसका पहला बच्चा होता है वो कम एबॉर्शन कराता है, जिसमें पहली लड़की हो जाती है लोग, या 2 लड़की हैं 3 लड़की हैं, तो उसमें लोगों का सोच बदलने लगती है। तो उन केसेस को हमने इंडिविजुअली ट्रैक किया, उनके पूरे सुराग लिए, पूरे एक एक कागज मेडिकल ग्राउंड पे हमने कलेक्ट किया और उनकी तह तक गए कि क्या वो एबॉर्शन जस्टिफाइड था कि नहीं था। क्योंकि कई बार ऐसा है कि बच्चे को कोई कंजेनाइटल एनोमली है या कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ गया जिसकी वजह से वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, तो वो जस्टिफाइड है। लेकिन हमें जब लगा सब कुछ ठीक है, अचानक एबॉर्शन हो गया, तो वो सस्पिशियस है। तो ऐसे केसेस को भी हमने पकड़ा और उनमें से 2 केसेस की हमने FIR भी कराई, और वो FIR अभी वो केस हमारे कोर्ट में है। और उसमें हम FIR तो और ज़्यादा केसेस की भी हो सकती थी, लेकिन उसमें हमें स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है जो फीमेल हमें सपोर्ट करे। तो वो हमें अभी पब्लिक की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये डेफिनेटली सबकी अपनी इच्छा से हो रहा है कि हमें लड़की वो करानी है। अबॉर्शन के टोटल कितने मामले सामने आए? एबॉर्शन में सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन पिछले साल 339 थे, 12 हफ्ते से ज़्यादा के, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट जो सेक्स रेशियो में है वो सिग्निफिकेंट एबॉर्शन 12 हफ्ते के ऊपर के ही हैं। 12 हफ्ते के पहले मैंने कहा ना सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता, तो वो 339 थे, जो पंचकूला में रिड्यूस होके 151 रह गए इस साल। तो वो इसीलिए हाँ, तो हाँ 55% का जो है रिडक्शन सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन में हुआ, जो एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप था। मतलब आप ये समझिए कि ये 151 रह गए, तो ये हमारे पास जो 160 के करीब जो ये लड़कियां पैदा हुई जो अदरवाइज लोग मरवा देते। इलीगल MTP वगैरह भी पकड़े गए? बिल्कुल, इलीगल MTP पकड़े हमने। BAMS डॉक्टर्स बहुत सारे ऐसे हमारी जानकारी में आए थे जो MTP कर देते थे। तो देखिए, इसमें हमने दो के ऊपर FIR कराई है। एक हमने PNDT की रेड कराई थी, उस पर कराई, लेकिन केसेस हमने बहुत सारे हमारे डिटेक्ट हुए रिवर्स ट्रैकिंग में। लेकिन FIR दर्ज करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट चाहिए होता है, जिसमें क्योंकि कोई भी महिला ये स्टेप अपनी मर्जी से ले सकती है, तो जब तक वो महिला हमें स्टेटमेंट नहीं देगी कि मैंने इस डॉक्टर से कराई है, इस सेंटर से कराई है, तब तक FIR का कोई फायदा भी नहीं है। हम अननोन करके दर्ज भी करा देंगे तो वो केस बाद में खारिज हो जाएगा। तो हमने, लेकिन लोगों को ये मैसेज चला गया था कि अब पंचकूला में इस तरह की कोई भी हरकत करतूत बर्दाश्त नहीं होगी। तो इससे जो फर्क पड़ा, उससे सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन कम हुए। प्राइवेट डॉक्टर्स जो कुछ एक डॉक्टर ऐसा काम करते होंगे, उनको ये पता लग गया कि अब हेल्थ डिपार्टमेंट इसको अगर पकड़ेगा तो टॉलरेट नहीं करेगा। लोगों के BAMS पूरे स्टेट में कुछ 2 BAMS डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए, तो उससे मैसेज आता है। हमारे यहाँ बीच में एक ANM भी किसी वजह से काफ़ी टाइम सस्पेंडेड रही। तो ये सारे फैक्टर्स हैं ना, उससे ये पता लग गया कि अब स्वास्थ्य विभाग किसी भी तरह की कोई भी इस चीज में नालायकी बर्दाश्त नहीं करेगा सेक्स रेशियो से रिलेटेड। कहीं ना कहीं माना जाए कि कई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। छापे जो हमने रेड्स की हैं, हमने इंस्पेक्शन 151 के करीब हमने इंस्पेक्शन किए थे पिछले साल, जिसमें नर्सिंग होम्स के इंस्पेक्शन और अल्ट्रासाउंड के इंस्पेक्शन शामिल है। तो 151 वो करे हैं, इंस्पेक्शन किए हैं, रेड्स की है। इंस्पेक्शन हमारे जो है वैसे नहीं होते कि हम पहले फोन करके बताएंगे तुम्हारे यहाँ टीम आ रही है। वो इंस्पेक्शन रेडी होती है जिसमें सडन मैं टीम बनाती हूँ और अचानक वो जाती है और सेंटर को चेक करती है। मैम कोई तो, ऐसा कैसा कोई नंबर जारी किया गया है जिससे कोई शिकायत कर सके कि यहाँ इलीगल? मेरे नोडल ऑफिसर का, मेरे हॉस्पिटल का नंबर, लैंडलाइन सबके पास उपलब्ध है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको आज फिर दोबारा सर्कुलेट कर दूंगी कि उस पर कोई भी शिकायत कर सकता है। जो इन्फॉर्मर होता है,
देखिए, एक ना पहले काम जो होता था ना वो पीएनडीटी एक्ट पे होता था सिर्फ काम, ठीक है, जिसमें 1 लाख इन्फॉर्मर को मिलते थे, 25,000 डिकॉय को मिलते थे। अब जो हम साथ में लेके आए वो एमटीपी एक्ट भी लेके आए, जो कभी फॉलो नहीं होता था। उस एमटीपी एक्ट में हमने एक प्रोविजन नया बनवाया जो हमारे एसीएस ने अलाउ किया कि उसमें 10,000 इन्फॉर्मर को और 25,000 डिकॉय को हम रेड कराने के देंगे। इस तरह की रेड आगे भी जारी रहेंगी? बिल्कुल जारी रहेंगी एकदम। इसके और अचीवमेंट्स हैं, एक तो हमारा जो एमएमआर है वो 43 है, विच इज लोएस्ट इन स्टेट, हरियाणा में सबसे कम है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और ऐसे ही आईएमआर है वो हमारा 14 है, जो कि सबसे कम है हरियाणा में। ये भी हमारे पंचकूला के लिए गौरव की बात है कि हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दोनों सबसे कम है, यानी कि हमारे जो प्रेग्नेंट फीमेल है माँ, उनकी भी अच्छी हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 1 साल तक उनकी भी हम अच्छी उनको हेल्थ की सुविधा पंचकूला डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक हम मेजर अचीवमेंट है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इस साल हमने काफ़ी काम किए हैं। हॉस्पिटल का रिनोवेशन आपने पीछे देखा ही है, अभी डी ब्लॉक का जारी है। डी ब्लॉक में पहले हमारे पास सालों से फायर एनओसी नहीं था, सेंट्रलाइज्ड एसी नहीं था, जिसकी वजह से गर्मियों में मुझे आपसे बहुत शिकायतें मिलती थी कि गर्मी है। तो अब वो सेंट्रलाइज्ड एसी का सिस्टम लग रहा है, फायर एनओसी का काम हो रहा है, फिर पूरा डी ब्लॉक भी रिनोवेट हो जाएगा। इधर हमने काफ़ी टॉयलेट्स और इन पे काम किया, काफ़ी रिनोवेशन हुआ, तो हॉस्पिटल अब अच्छी स्थिति में है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। इसके अलावा बाहर भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कई नए सब सेंटर अभी बन रहे हैं। उसमें 6 सब सेंटर है, रायपुरानी एरिया, इधर पिंजौर एरिया में और मोरनी एरिया में सब सेंटर्स हैं जो पंचायती राज के द्वारा बनाए जा रहे हैं। 2 हमारे पीपीएचयू बन रहे हैं, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, एक रायपुरानी एक नानकपुर, जिससे हम पानी की जो टेस्टिंग कराते हैं वो अभी हम रामगढ़ भेजते हैं, और वहाँ सैंपल ज़्यादा होने की वजह से टेस्टिंग पूरी मतलब देर लगती है। तो अभी हमारे खुद हो जाएंगे तो पानी की टेस्टिंग भी हमारा खुद स्वास्थ्य विभाग करने लगेगा, ठीक है। कालका में काफ़ी रिनोवेशन किया है, कालका के सब डिविजनल हॉस्पिटल में काफ़ी काम हुआ, उससे उसकी स्थिति में काफ़ी सुधार आया। अभी वहाँ की लेबर रूम का एक सर्टिफिकेशन होता है लक्ष्य, तो वो नेशनल लेवल पे सर्टिफिकेशन होता है, तो वो भी अभी कालका में हमें मिल गया है, तो जिससे पता लगता है कि वहाँ पे क्वालिटी सर्विसेज बेहतर हो रही हैं और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो रहा है। इसके अलावा क्वालिटी एनक्वास की बात करें तो पंचकूला डिस्ट्रिक्ट उसमें भी स्टेट में नंबर 1 है। हमारी 63% फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्टेट सर्टिफाइड हैं और 55% नेशनल सर्टिफाइड है। तो अभी नेशनल के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अभी कुछ ही महीने में हमारी 63% फैसिलिटीज़ नेशनल सर्टिफाइड हो जाएंगी, एनक्वास सर्टिफाइड। तो ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है, तो इसमें भी पंचकूला की परफॉर्मेंस हाईएस्ट इन स्टेट है। पीछे हमने आयुष्मान कैंप ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें हमने 22 नवंबर तक सबको बुला के फ्री सर्जरी जो आयुष्मान के तहत की थी, और 22 नवंबर को मेरी टीम ने, जो पंचकूला टीम है, उन्होंने सारे जितने भी पेंडिंग आयुष्मान के बेनिफिशियरी की सर्जरी, किसी भी, चाहे आंख की सर्जरी है, कान की है, कोई और सर्जिकल केस है, वो सब पूरे कर दिए थे। और 22 नवंबर तक हमारे 180 उस हफ्ते में हमने हफ्ते में 180 केसेस जो हमने सर्जरी के किए थे, और उससे सरकार को काफ़ी बेनिफिट भी हुआ। जो फंड्स गवर्नमेंट को आयुष्मान से आते हैं स्वास्थ्य विभाग को, वो हमारे पास आए, और आयुष्मान के जो लोग थे जिनकी लंबी कोई डेट मिलती थी वो भी सारी ख़त्म हो गई थी। तो इस आपके माध्यम से मैं ये भी कहूँगी कि आज अनाउंस करती हूँ कि फरवरी 1st वीक हम इस तरह का कैंप फिर लगाएंगे, तो आप लोगों को वो कर सकते हैं कि वो हमारे आए सर्जरी विभाग में, या किसी भी तरह की सर्जरी की ज़रूरत है तो अगर उनको मान लो डेट हमारे पास, क्योंकि डेट वो होती है ना, आप भी समझ सकते हैं कि लिमिटेड होता है, उनको डेट देनी पड़ती है, तो उनको मैं प्रायोरिटी पे टेकअप करूँगी, और उस हफ्ते हम सारे आयुष्मान के केसेस प्रायोरिटी पे टेकअप करके इस तरह से कैंप मोड में दोबारा करेंगे। तो आप लोगों को कैसे? मैम, कई बड़ी समस्या आती है दवाई को, अंदर दवाइयाँ का थोड़ा बता दें कि दवाइयाँ किस तरह की, कौन कौन सी दवाइयाँ मिलती है। वो कई बड़ी शिकायतें आती है कि यहाँ पर सिरदर्द की गोली दे देते हैं, बस उसके अलावा कोई दवाई नहीं होती। यहाँ तो फिर वही बात है कि यहाँ सिविल अस्पताल में
हमारी एवरेज ओपीडी 4 से 5 हज़ार पर डे है। तो 4 से 5 हज़ार पर डे एक सिविल अस्पताल की ओपीडी बहुत ही बड़ी नंबर है। तो लोग वहीं जाते हैं जहां उनको सुविधा मिलती है, और जहां उनको खास तौर में हेल्थ का ट्रीटमेंट लेने तो आदमी वहीं जाएगा जहां उनको अच्छा इलाज मिलेगा। तो अगर अच्छा इलाज मिल रहा है तभी इतनी भीड़ है, दवाइयां मिल रही है इसलिए भीड़ है। पंचकुला की पॉपुलेशन आप देखें 7 लाख है, तो यहाँ हमारे पास खाली पंचकुला के लोग नहीं आते, आसपास पंजाब के, हिमाचल के, यूपी के, इवन दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग मेरे पास आते हैं अपना इलाज कराने। तो ये हमारे लिए अच्छी गर्व की बात है कि हमारे डॉक्टर्स अच्छा इलाज कर रहे हैं और दवाइयाँ उपलब्ध हैं, सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। 100% को कभी भी हम अचीव नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि कोई एक दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बहुत कम मरीज को, कभी साल भर में पता लगा 10 ही मरीज को चाहिए, तो वो अगर हम खरीदेंगे तो वो एक्सपायर होने का खतरा होता है। बट अदरवाइज मेजॉरिटी सारी बीमारियों की दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है, सफिशिएंट अमाउंट में उपलब्ध है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। मैम जब आपने ये कैंप लगाया था पीछे, उसमें देखा गया था कि बेड की बहुत कमी दिखी थी उसमें। देखिए बेड की कमी, फिर वही बात है, ये ना एक बेड एक हमारे पास लिमिटेड सप्लाई है, रिसोर्स तो लिमिटेड ही हो सकते हैं ना, और मेरे पास पेशेंट लोड ज्यादा है, और उस समय अभी भी चल रहा है क्योंकि डी ब्लॉक रिनोवेशन में है, वहाँ बड़ा काम हो रहा है। फायर एनओसी के लिए स्प्रिंकलर्स लग रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड एसी के लिए पूरा तोड़ तोड़ के उनके कनेक्शन दे रहे हैं। तो अभी डी ब्लॉक के जो वार्ड्स है ना, मुझे टेम्परेरीली बंद करने पड़े, तो जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा, डी ब्लॉक का वो वार्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ बेड्स देखा गया था मैम, जैसे आज सर्जरी हुई है, कल उसको छुट्टी दे दी। देखिए वो आप ये देखिए कि हमने उसके बावजूद, जबकि हमारा डी ब्लॉक के वार्ड्स बंद थे, तब भी हमने कोई सर्जरी रोकी नहीं, और जो भी हमारे पास आया सबकी सर्जरी हमने बिल्कुल तरीके से की, और सारे लोग पोस्ट सर्जिकल उसमें स्वस्थ हैं। तो हमने किसी भी तरह की किसी भी लिमिटेशन की वजह से अपना काम रुकने नहीं दिया। डॉक्टर साहब, अस्पताल कोई भी बड़ा अस्पताल हो, उसका जो फ्रंट होता है उसको इमरजेंसी बोलते हैं एक्चुअली। सबसे पहले वहीं पे कोई ना कोई पेशेंट पहुंचेगा जब कोई दिक्कत होगी, लेकिन आपके बार बार वहाँ कहने के बावजूद जो डॉक्टर हैं वो एप्रन डालते नहीं है, विदाउट एप्रन बैठते हैं, तो पता कैसे चलेगा कि वो डॉक्टर है या पब्लिक है? देखिए डॉक्टर को हमारा एप्रन हमारी शान है, जैसे आर्मी में कोई होता है, मिलिट्री में तो अपनी यूनिफॉर्म में रहता है, और मैं हमेशा डॉक्टर से कहती हूँ एप्रन पहनने का गौरव इसलिए हमें प्राप्त हुआ है क्योंकि हम डॉक्टर हैं, इतनी पढ़ाई करके आए हैं। तो ये मेरे लिए गौरव की बात है, और मेरी टीम को भी, डॉक्टर्स को समझना चाहिए कि एप्रन पहनने से शर्म नहीं है, बल्कि गौरव की बात है। कल को कोई उनको ये समझ ले, राह चलता है, उनसे ये पूछे रास्ता कहाँ है, कहाँ है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। बेटर है कि उनको पहनना चाहिए। सर्दियों में कई लोग मुझे ये कहते हैं कि मैडम मोटी जैकेट होती है, वो होती है, उसके ऊपर नहीं आ पाता, तो सर्दियों में थोड़ी उनको, जिस समय पीक ठंड है, थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन एप्रन मेरे हिसाब से जो समझदार डॉक्टर है और जो डॉक्टर बन के अपने आप को गौरवशाली फील करता है, वो एप्रन से, मतलब एप्रन को पहनने में उसको कोई शर्म नहीं आती, बल्कि ये तो हमारा एक ऑनर है हमारे लिए। पूरे प्रदेश में हुआ था या सिर्फ पंचकुला में? पहले पंचकुला में सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी हमने, पायलट प्रोजेक्ट हमने प्रपोजल बनाया था, उसको शुरुआत की, और फिर ये जब प्रेजेंट किया हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को, एसीएस को, डीजी को, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, और ये पूरे स्टेट में फिर इसको लागू किया। तो इसीलिए पूरे प्रदेश में बढ़िया रहेगी इससे सुधार। हाँ, इससे पंचकुला का एक अच्छा इनिशिएटिव, हमने कहा ना, अर्ली एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद रिवर्स ट्रैकिंग हमने स्टार्ट की, फिर उसको बताया गया कि जी इस तरह से हम केस करते हैं। तो डीजी सर ने हमें काफ़ी मौके दिए कि स्टेट को भी आप वो बताएं कि किस तरह के इनिशिएटिव्स पंचकुला ने लिए हैं। तो पंचकुला ने कई इनिशिएटिव्स लिए, और पंचकुला ने इसीलिए काफ़ी इजाफा और काफ़ी अच्छा नंबर हम अचीव कर पाए हैं। तो इसमें सोसाइटी के लिए भी मैं धन्यवाद करूंगी कि लोगों ने अपनी मेंटालिटी को चेंज किया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो उन्हीं की मेंटालिटी है कि उन्होंने लड़की के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म किया और लड़कियों को पैदा होने का बराबर मौका दिया। 971 के साथ मैडम कौन सा नंबर रहा है पंचकुला का? एक नंबर पे? एक नंबर, ठीक है ना। इससे पिछले साल कितना नंबर था? तीसरे नंबर पे था। तो इस साल पहले नंबर पे, और पहले नंबर पे भी एक अच्छी डिजिट के साथ है। तो हाँ, इट इज़ अ गुड अचीवमेंट हमारे लिए, मेरी टीम के लिए बहुत गर्व की बात है, रैदर पूरे डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के लिए बहुत गौरव की बात है कि ये एक मैसेज देते हैं, मैसेज जाता है कि यहाँ पे लड़कियों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता।
तो ये एक बहुत बड़ा वो है। मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में भी आपसे कहा था, एक मेरा माध्यम है कि हम कहीं ना कहीं जनता में पूरा इसका मेडिकल जेनेटिक्स को फैलाना चाहिए कि एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है, लड़का एक्स वाई क्रोमोसोम होता है और लड़की एक्स क्रोमोसोम होती है। तो हमेशा जो माँ होती है उससे एक्स क्रोमोसोम ही आता है, मतलब उसके पास मेडिकली जेनेटिकली कोई चॉइस ही नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके कि उसको लड़का बनाना है या लड़की बनानी है। जो मेल से आता है वाई क्रोमोसोम वो डिसाइड करता है कि मेल होएगा या एक्स देगा तो वो फीमेल होगी। तो लोगों के अंदर ना हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में एक ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि कहीं ना कहीं फैमिली हस्बैंड्स उन पे प्रेशर डालते हैं और उनको टॉर्चर भी करते हैं। मेरे पास कई केसेस आए जिसमें गरीब महिला परेशान होके आती है और उसको टॉर्चर करते हैं कि तुम लड़का पैदा करो, लड़का पैदा करो। तो ये फीमेल नहीं डिसाइड करती लड़का पैदा करो, ये मेल डिसाइड करता है कि लड़का पैदा करो। ठीक है, तो मेल्स को भी नहीं करना चाहिए डिस्टिंक्शन, बट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो अभी भी कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो अगर हम ये चीज लोगों के दिमाग में डालेंगे कि जी इसके लिए जिम्मेदार स्वयं मेल है, तो कहीं ना कहीं फीमेल्स पे वो टॉर्चर होना बंद हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये जो लड़का लड़की वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी खत्म हो जाएगा, और ये खत्म करना जरूरी है। आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में खुलेआम सेक्स बताते हैं जब अल्ट्रासाउंड होता है कि जी आपके मतलब बॉय है गर्ल है, और लोग उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। बट हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं इसीलिए हम सेक्स बताना अलाउ नहीं करते क्योंकि लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो मुझे लगता है अब हमें उससे बाहर आना चाहिए। समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं, हर फील्ड में अच्छा कर रही हैं। हमारी प्रेसिडेंट ही माननीय द्रौपदी मुर्मू जी खुद स्वयं महिला है, तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट है अथॉरिटेटिव, जो देश के लिए गौरव की बात है, वो खुद फीमेल है। हमारी हेल्थ मिनिस्टर फीमेल है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए ऐसा कहीं डिस्क्रिमिनेशन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि हम ये सोचे कि जी महिला स्पोर्ट्स में देखिए हरियाणा में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा में स्पोर्ट्स में फीमेल लेके आती हैं। तो फीमेल हर तरह से अच्छा कर रही है, हमें उस सोच से बाहर आना पड़ेगा। और इसको मैं आगे आपकी मीडिया के माध्यम से जनता से गुजारिश करूंगी कि अपनी इस सोच से बाहर रहे, और जिस तरह से अभी पंचकुला ने परफॉर्म किया है और 971 सेक्स रेशियो रहा है, उस तरह से आगे भी परफॉर्म करें और ये दिमाग से ही निकाल दें कि लड़के लड़की में कोई अंतर है। डॉक्टर साहब, जिले के अंदर कई ऐसे गांव हैं, बुडनपुर हो गया या कई ऐसे गांव कहीं जहां पर बंगाली डॉक्टर बैठे हुए हैं जो खास करके लड़का होने की दवाई दे रहे हैं जी, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, हम अभी भी ट्रैक करते हैं। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आती है, मेरी टीम जाती है फील्ड में, उनको वो करती है, और जैसे ही मौका मिलता है हम उनको दबोच भी लेते हैं। तो वो रेगुलर रेड्स का प्रोसेस चलता रहता है। आप मीडिया हैं, आपको हर जगह की इन्फॉर्मेशन रहती है। ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप मेरी टीम को मेरे को दे सकते हैं, हम बिल्कुल वहाँ पे रेड प्लान करके रेड करेंगे और उनके ऊपर PNDT के तहत कार्रवाई होती है, केस दर्ज। अदरवाइज डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल अगर ऐसा रजिस्ट्रेशन ना कराए तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए मैं उस जो है डॉक्टर के खिलाफ लिख सकती हूँ, ऊपर लिख सकती हूँ, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए प्रपोज कर सकती हूँ। तो ये इनको डॉक्टर्स को पता है, इसीलिए क्योंकि हमारे पास वीकली हम रिपोर्ट ले रहे थे और मंथ के एंड में रिपोर्ट आती है कि कितनी डिलीवरी हुई, कितने अल्ट्रासाउंड हुए, कितनी उसमें लड़के थे, कितनी लड़कियां थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई, सिजेरियन हुए, ये सारी रिपोर्ट मेरे को हर सेंटर से आती है। तो डॉक्टर बंगाली क्यों होते हैं ज्यादा? बिल्कुल आप शिकायत दे सकते हैं। तो मैं एकदम रेड पिछले साल एक जो दवाई बांट रहा था सो कॉल्ड लड़का होने की, पहले तो मैं आपको बता दूं ऐसी कोई दवा नहीं हो सकती, ये सारा क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। ये लोगों का बेवकूफ बनाते हैं क्योंकि कोई भी उसको दवाई से ऑल्टर कर ही नहीं सकता। अगर X और Y क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होगा तो लड़का होगा ही, X और X होगा तो लड़की होगी, तो कोई दवाई नहीं है। और अगर आप कोई बंगाली डॉक्टर या कोई झोला छाप डॉक्टर इस तरह की दवाई दे रहा है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको रेड वो करा के
उसको उसमें रेड में हमें थोड़ी दिक्कत आती है कि हमें डिकॉय नहीं मिलता कई बार, उसमें हमें प्रेग्नेंट फीमेल को लेना जरूरी होता है एज डिकॉय, तभी कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है, नहीं तो फिर वो कोर्ट में केस खारिज होने का डर हाँ, रहता शिकायत है। करता हूँ। तो मेरी आपसे भी अपील है कि आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसके साथ एक डिकॉय को भी तैयार करके लाएं कि जी ये आपकी हेल्प करेगी, तो हमारे ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए कि हम और आप साथ साथ चलें। जब एडमिट था मेरी टीम ने इसको देखा कि बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, तो हमने इसको ड्राइंग शीट मंगाई, कलर मंगाए, इसने ये देखो कितनी सुंदर ड्राइंग कराई है। मैंने ये फ्रेम कराई है, मैं अपने वार्ड में लगाऊंगी। और तो ये ठीक हो गया है, कल हम इसको डिस्चार्ज। इस तरह का प्रोत्साहन हम अपने यहाँ वार्ड में देखते हैं। और हाँ, सीजर डिसऑर्डर था, इसको दौरे आते थे। एक मिनट देखो तो बच्चों का जिससे वार्ड में कोई इनको किसी तरह की कोई टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, और ये अपना पेंटिंग करते रहे और उससे रिकवरी भी फास्ट होती है, ठीक है ना। जब बच्चे खुश होकर इलाज कराएंगे तो उनकी रिकवरी भी फास्ट होगी। तो हमने इसको ड्राइंग शीट दी, इसने बड़ी सुंदर पेंटिंग कराई, मैंने इसको फ्रेम करा के अब वार्ड में मैं वहीं पे टंगवाऊंगी इसको PIC में। और भी बच्चे अगर इस तरह से करेंगे तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे यहाँ पे खुशी खुशी। और मैंने छोटा सा इसके लिए गिफ्ट भी इसको दे रही हूँ, जिससे ये आगे ड्राइंग करे, पेंटिंग करे। आओ वाणी हो तो मैं इस तरह से इसको मैम ये फोटो बच्चे तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि बच्चे वार्ड में आके छोटे बच्चे नीचे रख दीजिए, फोटो पकड़ लीजिए। तो मुझे लगा मैं इसको आज देना था प्राइज, मैंने काफी लिया है ना। थोड़ा ऐसे पीछे हो बेटा, सब की अच्छा देखिए इधर फोटो खींचते हुए बच्चे इधर देखो।